तो चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 2। चलिए अब इसमें समझते हैं। आपका चैप्टर नंबर 2 जो है उसका नाम है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। अभी यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना है आपको। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसका मतलब क्या होता है और उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, तो आपको आंसर कैसे करना है, चलिए देखते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। मान के चलते हैं कि आपने जो है कितना जो है मतलब क्रॉप उगाया। जैसे मान के चलो ये एक आपके पास लैंड है, इसमें जो है आपने खेती किसानी की, इसमें खेती किसानी की, और मैं बोलता हूँ कि आपने जो है 100 बोरे उगाए, 100 पैकेट्स आपने उगाए, ठीक है, 100 बोरे आपने उगाए हैं। तो ये आपका टोटल क्वांटिटी ऑफ अ क्रॉप्स हो गया। टोटल क्वांटिटी ऑफ अ क्रॉप 100 पैकेट्स हो गए। और लाइव स्टॉक का मतलब क्या हो जाता है, ये लाइव स्टॉक का मतलब होता है इसमें आपने क्या क्या चीज़ें, जैसे आपके पास जो है बकरी हो गया, गाय हो गया, तो ये सारी चीज़ों का यूज़ करके जो है ना, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके जो है आपने यहाँ पे फार्मिंग की है ना, आपने जो है इसका उत्पादन किया। ये 100 पैकेट जो है आपने उगाए हैं, है ना, जो भी राइस है, व्हीट है, तो आपने क्या क्या लाइव स्टॉक का मतलब क्या हो जाता है, जैसे गाय हो गया, है ना, सबसे ज़्यादा यूज़ जो है गाय का किया जाता है ना, गाय बैल का ये सब जो है खेती किसानी में किया जाता है। तो वो सारी चीज़ों का यूज़ करके मतलब आपने कितना जो है इस लैंड का यूज़ करके जो है इस पर्टिकुलर लैंड में, इतने ही ज़मीन में बोल रहा हूँ, आपने कितना उत्पादन किया, प्रोड्यूस्ड इन अ एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक। एरिया का मतलब ये आपका एरिया हो गया। ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड का मतलब होता है कि मैं बोल रहा हूं कि आपको जो है इसमें देख रहा हूं मैं, आपने इस एक साल में, 1 ईयर में आपने जो है कितना टोटल क्वांटिटी प्रोडक्शन किया है क्रॉप का, और साथ ही साथ आपने कितना जो है लाइव स्टॉक का यूज किया। अब देखिए इसमें जो है आपको कुछ की फैक्टर्स जो है आपको पता होना चाहिए, जो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को क्या क्या की फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला देखो, इसमें नंबर 1 है लैंड अवेलेबल जो है आपके पास, और वो कितनी फर्टिलिटी है। तो लैंड अवेलेबल का मतलब क्या हो जाता है, ये आपके पास जो लैंड है, ये लैंड में आपके पास जो है फर्टिलिटी, ये लैंड की फर्टिलिटी मतलब क्या हो जाता है, उसका उत्पादन शक्ति कितना अच्छा ये फर्टाइल है, मतलब यहाँ पे कितना अच्छा उसका उत्पादन होता है। वो पहला तो एक तो ज़मीन आपके पास, और दूसरी उसकी फर्टिलिटी होनी चाहिए। फर्टिलिटी अगर अच्छी नहीं होती है तो खाद दिया जाता है, आपको ये चीज़ मालूम होगा। चलिए उसके बाद जो है रेन एंड इरिगेशन, मतलब मान के चलो अगर आप जो है पूरा पूरा मानसून बारिश बरसों ने मेघा मेघा के ऊपर अगर पूरा डिपेंडेंट है, या तो आपके पास बाजू में कुआं है, उसका कुआं से जो है पानी दे रहे हो, या तो फिर जो है तालाब से मोटर लगा के करे पानी ले रहे हो, है ना, नदी वदी से, ये सबसे आप पानी दे रहे हो, और यानी इसको जो है टाइम टू टाइम पानी मिलते रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है, पहला तो ज़मीन होना चाहिए, दूसरा जो है आपको पानी देना है, उसके बाद यूजेस ऑफ फर्टिलाइज़र, है ना, ताकि ये जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी अच्छी बढ़ जाए। तो आप फर्टिलाइज़र यानी कि खाद का यूज़ कर रहे हो, और साथ ही साथ जो है एच वाई बी सीड्स का मतलब होता है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, जिसमें उत्पादन जो है ज़्यादा होती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें अगर आपने समझा होगा कि टेक्नोलॉजीज़ हो गया, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है उसका यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकती है। जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, एच वाई बी सीड्स यूज़ करेंगे, आपका जो ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी इंक्रीज़ हो सकता है। उसके बाद अगर आपने इरिगेशन यानी कि पानी वानी अच्छे से दिया, सिंचाई अच्छे से किया, तो आपका क्या हो सकता है, इसकी उत्पादन और बढ़ सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके एग्रीकल्चर को अफेक्ट करती है, वही सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट का आपको सपोर्ट क्या मिल रहा है, सब्सिडीज़ आपको क्या छूट मिल रही है, वो सारी चीज़ें भी मैटर करती है। और पेस्ट कंट्रोल का मतलब कीड़ों मकोड़ों से बचाए रखने के लिए, और आपके पास यहाँ पे जो भी उत्पादन किए इसको स्टोर करने के लिए एक पर्टिकुलर अच्छा जगह होना चाहिए। तो होप सारी चीज़ें आपको मैंने समझा दी, आपको मैंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का मतलब समझा दिया, और फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं। पहला तो ज़मीन हो गया और उसकी फर्टिलिटी हो गया, रेन हो गया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो गया, एच वाई बी सीड्स का यूज़ करके और फर्टिलाइज़र का सीड यूज़ करके, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके, यानी कि टेक्नोलॉजीज़ में आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जो जो मशीन्स यूज़ करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट से क्या क्या सपोर्ट है और सब्सिडीज़ मिल रहा है, पेस्ट कंट्रोल एंड प्रॉपर स्टोरेज। उसके बाद अगर हम लोग MCQ नंबर 1 बात करें इसी में, तो क्या है वो आपको समझाता हूँ। देखिए
व्हाट डज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिफर्स टू? एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको मैंने ऊपर पढ़ाया, चलिए बताइए क्या होता है इसका मतलब। ओनली व्हीट आउटपुट, बताइए गेहूं का उत्पादन बस, है ना। टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक, ये होगा आपका आंसर। तो मैंने आपको पढ़ाया, यही चीज़ आपको करना है, आंसर इसमें टिक कर लेना है। एग्जाम में अगर पूछेगा तो भी आपको इसी में टिक करना है। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग ट्रेंड्स, ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर, है ना। ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया, हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का ट्रेंड क्या है, चलिए समझते हैं। इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द प्रोडक्शन सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद से अगर हम लोग देखें तो हमारे इंडिया ने जो है बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है, किसमें, इन फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में बहुत अच्छा जो है क्या देखा जा रहा है कि हमारा कंट्री जो है इम्प्रूव कर चुका है। उसके बाद अगर हम लोग इसी में पढ़ें पॉइंट, क्या क्या सारी चीज़ें हैं आपको मालूम होनी चाहिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 में स्टार्ट किया गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है 1960 में अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन जो है क्या हो गई थी, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो गई थी। फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई थी, स्पेशली व्हीट एंड राइस। अब ये कैसे हुई थी, HYV सीड्स का यूज़ करके। देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले जब ये होता है एक, अगर आप ऐसे जो है खेत में ऐसे 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 उगते हैं ना, व्हीट और राइस अगर देखेंगे तो आप ऐसे तोड़ेंगे तो इसमें से ऐसे निकलेगा। तो इसको काउंट करते तो पहले जो है हम HYV सीड्स का यूज़ करके जो है इसको काउंट करते थे, 90 से तुम्हारा 100 तक आता था बस। उसके बाद जब HYV सीड्स का यूज़ करोगे आप तो ये जो है इसमें और प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, इसकी प्रोडक्शन और बढ़ जाएगी, और इसके दाने जो हैं, इसके दाने जो है 100 से लेकर के 120 तक हो जा रहे हैं। तो ये पूरा जो है क्या हो जा रहा था, बढ़ जा रहा था, है ना। अगर आप HYV सीड्स का यूज़ नहीं कर रहे हो तो इसके बीच में रहता था, और HYV सीड्स का यूज़ करते थे, इसमें जो दाने होते थे, इसमें फसल में जो दाने होते थे वो बढ़ जाते थे। तो इससे क्या बोला जाता था, इसे ही बोला जाता था भैया आपका पूरा फूड ग्रेन इंक्रीज हो गया था, प्रोडक्शन इसकी इंक्रीज हो गई थी, और स्पेशली ये व्हीट और राइस में देखा जाता था। इंक्रीज इन हॉर्टिकल्चर, मतलब हॉर्टिकल्चर का मतलब रहता है जो डेयरी रहती है, फिशरीज, फिशिंग विशिंग, ये सारी चीज़ें की जाती थी। पल्सेज इन रिसेंट डिकेड्स, मतलब क्या हो जाता था, जो भी अब अगर देखोगे डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब जो काऊ, गाय वाय ये सब रहते थे, फिर उसके बाद मछली पालन, ये सारी चीज़ें भी जो है इंक्रीज होने लगी थी। साथ ही साथ मतलब क्या होता था, जो भी फूड ग्रेन्स उगा रहे हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ खेती किसानी के भरोसे पे नहीं रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें करके भी अपना जो है लाइवलीहुड जो है अच्छे खासे चला रहे थे। उसके बाद अगर हम लोग स्टिल इवन अनइवन प्रोडक्शन देखेंगे, एग्जिस्ट अक्रॉस द रीजन। बहुत सारी जगह पे क्या होता था, अनइवन प्रोडक्शन होता था, कभी कभी प्रोडक्शन हो रही है, कभी कभी अच्छे से हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा था। तो कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता था प्रॉब्लम, है ना, जहाँ पे अच्छे से उत्पादन नहीं हो पाता था। चलिए MCQ अगर मैं आपसे पूछूं, MCQ नंबर 2, तो आपको आंसर करना होगा, विच क्रॉप वर प्राइमरली इम्पैक्टेड द ग्रीन रेवोल्यूशन। कौन सा जो है सबसे पहले जो है इम्पैक्ट किया ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण, देखिए। तो आपका इसमें आंसर होना चाहिए व्हीट और राइस, मैंने आपको अभी पढ़ाया है। चलिए, तो ये होप आपको जो है एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप कर लेंगे आंसर। उसके बाद आते हैं हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और उसकी मीनिंग। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और उसकी मीनिंग की बात करते हैं हम लोग। देखिए अब इसका मतलब क्या है, मैंने आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बारे में बताया था, सेम वैसा ही आपको समझना है यहाँ पे। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। तो जितना भी आप इनपुट लगा रहे हैं तो आउटपुट आपको कितना मिल रहा है पर यूनिट में, वो चीज़ देखा जाता था। यील्ड एज पर हेक्टर, है ना, पर हेक्टर मतलब जो ज़मीन है उसमें पर हेक्टर में आपने जो है कितना, मोस्ट कॉमन मेजर है ये, मोस्ट कॉमन मेजर आपने जो है पर हेक्टर लैंड में कितना जो है उत्पादन किया है, कितना जो है आपने आउटपुट निकाला है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद जो है प्रोडक्टिविटी ऑल्सो डिपेंड अपॉन द लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजीज। प्रोडक्टिविटी पूरा किस पे डिपेंड करता है भाई, आपके पास कितने लेबर है, कितना कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हो, और आप जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है अपनी प्रोडक्टिविटी कर रहे हो, सारी चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रोडक्टिविटी, जब कभी भी आपसे पूछेगा, ये एक फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला जो है आप अच्छे से जो है, आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। वहाँ से आप जो है पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, ये PDF भी आपको वहीं मिल जाएगा, और इसके फॉर्मूलाज भी आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दिए हमने। चलिए अब MCQ की अगर हम बात करें, MCQ नंबर 3, विच इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू मेजर द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में आउटपुट पर हेक्टर, तो आपको आंसर याद रखना है आउटपुट पर हेक्टर, है ना, आउटपुट पर ट्रैक्टर नहीं बेटा, आउटपुट पर हेक्टर, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं
इश्यूज इन लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंडिया। अब हमारे इंडिया में मान के चलो अगर लो प्रोडक्टिविटी हो रही है, लो प्रोडक्टिविटी का मतलब मान के चलते हैं कि क्रॉप जो भी खेती किसानी में सिंचाई की गई थी उसकी उत्पादन कम हो रही है, तो उसका क्या कारण है, कुछ प्रॉब्लम्स है वो हम डिस्कस करेंगे। डिस्पाइट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन इंडिया फेसेस द लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू, कुछ कारण है बेटा हमारे इंडिया में है जिसके कारण जो है लो प्रोडक्टिविटी होती है, उसके बारे में हम समझेंगे। स्मॉल एंड द फ्रेगमेंटेड लैंड, सीधी सीधी बात है, एक ज़मीन किसी भाई का यहाँ पे है, 500 मीटर के दूरी में उसका दूसरा ज़मीन है, फिर 1 किलोमीटर के दूरी में उसका तीसरा ज़मीन है। तो ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम क्या हो रहा है भाई, अलग अलग जगह पे जब उसके पास ज़मीन रहेगा तो उसी को हम बोल रहे हैं स्मॉल एंड द फ्रेगमेंटेड। अगर उसके पास एक ही जगह में पूरी ज़मीन मिल जाए तो वो बहुत अच्छे से जो है एक ही जगह पे ध्यान दे पाएगा, वो अच्छे से उसमें सिंचाई कर पाएगा, सारी चीज़ें अच्छे से वो कर पाएगा। चलिए, लैक ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स, उसके पास जो है मॉडर्न इक्विपमेंट्स की कमी हो सकती है ना, क्योंकि उसने जो है परचेज नहीं किया होगा या मान के चलते हैं उसको मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं डिपेंड अपॉन द मानसून, पूरा पूरा आप इरिगेशन के लिए पूरा पूरा मतलब पानी सिंचाई के लिए जो है आप पूरा पूरा मानसून पे डिपेंड हो जाओगे तो कैसे चलेगा। आपको जो है अपने फार्म के लिए जो है क्या करना पड़ेगा, आप जहाँ पे भी फार्मिंग कर रहे हो वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड कर के रखनी पड़ेगी ताकि आप जो है पूरा पूरा मानसून पे डिपेंडेंट ना रहो। उसके बाद जो है लो यूज़ ऑफ क्वालिटी सीड्स, लो यूज़ ऑफ क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइज़र, आप लो क्वालिटी के सीड्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हो, उसके कारण भी जो है आपके प्रोडक्टिविटी में क्या हो सकता है भाई, कमी देखने को मिल सकता है। इनएडिक्वेट स्टोरेज एंड मार्केटिंग, अब उसके बाद क्या हो जाता है भाई, आपके पास जो है अच्छे से स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है और उसकी मार्केटिंग भी आप अच्छे से नहीं कर रहे हो। चलिए, अब हम लोग इसी में जो है एमसीक्यू समझते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 आपको जो आंसर करना रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंडिया। तो आपको आंसर करना है इसमें से कौन सा नहीं है। तो लार्ज अगर फार्म रहेगा तो भैया है ना, नॉट बोला है ना, तो नॉट का इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। लैक ऑफ इरिगेशन तो हमारा प्रोडक्टिविटी कम कर देता है, उसके बाद ट्रेडिशनल टूल्स भी हमारा प्रोडक्टिविटी कर देता है, और पुअर सीड क्वालिटी भी। तो लेकिन ये जो है आपका क्या कर देता है, ये प्रोडक्टिविटी आपका बढ़ा सकता है, इसीलिए जो यहाँ पे नॉट बोला है इसीलिए मैं इसको टिक कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं मेजर्स टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो है कंसोलिडेशन ऑफ अ लैंड होल्डिंग्स। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जगह पे किसी का ज़मीन 500 मीटर 100 मीटर 1000 मीटर की दूरी पे है, तो उसको जो है हम लोग एक ही जगह पे जब ले करके आ जाएंगे तो यहाँ पे जो है उसको दूसरे वाले पर्सन को दे देंगे, तो आपका एक ज़मीन बन जाएगा पूरा, और एक ज़मीन जब एक ही जगह पे पूरा बन जाएगा तो उसी को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। प्रमोशन ऑफ मैकेनिज्म, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रमोशन करोगे मैकेनिज्म मॉडर्न फैसिलिटीज़ की, तो ये सब चीज़ों से भी क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर का इंक्रीज हो जाएगा। इरिगेशन फैसिलिटीज़ का मतलब हो जाएगा कि वाटर आप बचा के रखेंगे, या इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है अपने फार्म में आप यूज़ करेंगे, तो उससे भी क्या हो जाएगा, आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। आप HYB सीड्स यूज़ करेंगे, है ना, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज़ करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अच्छे फर्टिलाइजर्स और कीड़े मकोड़ों को मारने वाली दवाई, है ना, घास फूस ये सब सारी चीज़ों को हटाने वाली दवाई यूज़ करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन फॉर फार्मर्स, फार्मर को जो है अच्छा ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो उससे भी जो है अपनी प्रोडक्टिविटी बेचारे भाई लोग बढ़ा सकते हैं। सपोर्टिव पॉलिसीज़ लाइक मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, ये जो है पॉलिसीज़ भी होनी चाहिए ताकि उन लोगों को एक क्या मिल पाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल पाए, यानी कि जो जितने में उन लोग उगा रहे हैं एटलीस्ट उनका प्राइस उतना मिल जाए, उससे कम में गया तो बेचारे लॉस हो जाएंगे 3-4 महीने तक, तो वैसे ही उन लोग जो है पूरा पूरा सिंचाई करने के बाद खाली बैठते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इम्प्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, अगर आप इसमें से क्या चीज़ करते हो तो आपकी एग्रीकल्चर इंप्रूव हो सकती है। डिपेंड रहोगे रेनफॉल में तो कहाँ से ही होगा, यूज़ ऑफ ओल्ड सीड कहाँ से ही होगा, ठीक है, मैकेनिज्म और एंड इरिगेशन, है ना, तो इससे हो सकता है। उसके बाद जो है क्रॉप बर्निंग, जला देने से थोड़ी ना होगा, तो आपका आंसर इसमें होना चाहिए क्रॉप मैकेनिज्म एंड इरिगेशन। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं
डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने दो डेफिनेशन पढ़ाए थे, एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया था और दूसरा मैंने आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ाया था। तो जब कभी भी प्रोडक्शन बात करेगा तो प्रोडक्शन टोटल आउटपुट के बारे में बात करता और ये प्रोडक्टिविटी पर यूनिट के बारे में बात करता हूँ। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, प्रोडक्शन पूरे टोटल आउटपुट के बारे में बात करता है और प्रोडक्टिविटी आपका पर यूनिट के बारे में बात करेगा। और ये जो है क्रॉप्स के बारे में बात करेगा, लाइफ स्टॉक्स के बारे में बात करेगा, ये एरिया और इनपुट की बात करेगा, आपने कितना इनपुट लगाया और कितने एरिया पे लगाया उसके बारे में बात कर रहा है। और ये जो है आपका क्रॉप है ना, आपने जो है क्रॉप और लाइफ स्टॉक के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद ये फोकस किस में करता है, क्वांटिटी प्रोड्यूस, और ये एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस करता है। तो अगर मैं आपसे कभी भी फोकस पूछूंगा प्रोडक्शन का क्या है, तो आप क्वांटिटी प्रोड्यूस पे बोलोगे, है ना, क्वांटिटी प्रोड्यूस पे बोलोगे। अगर आपसे मैं प्रोडक्टिविटी के बारे में पूछूंगा तो आप बोलेंगे एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। चलिए एग्जाम्पल इसमें आपको मैं दे देता हूँ एग्जाम्पल, ताकि आपको याद रह सके। ठीक है, 1000 टन्स ऑफ फीड, ये जो है टोटल प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि टोटल आउटपुट के बारे में बात कर रहे हैं ना, क्वांटिटी प्रोड्यूस। उसके बाद यहाँ पे 2 टन पर हेक्टर, 2 टन पर हेक्टर दिया हुआ है, हेक्टर के बारे में बात किया था। तो आउटपुट पर हेक्टर ये आपका क्या हो जाता है, आउटपुट पर हेक्टर ये जो है आपका प्रोडक्टिविटी कहलाता है। होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे आपको बताना विच टर्म रिफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट एरिया। तो आपको मालूम होना चाहिए प्रोडक्टिविटी नहीं होता, इरिगेशन नहीं होता, कल्टीवेशन नहीं होता, आपका प्रोडक्टिविटी आंसर होता है। प्रोडक्शन नहीं होता है ना, प्रोडक्टिविटी होता है। पर आउटपुट बोला ना, पर आउटपुट पर यूनिट, तो आपका क्या आ जाएगा इसमें, प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं इसी में।